अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग का आज जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है गुड बाय मिस्टर चिप्स का। और ये इंट्रोडक्शन है ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में, यानी स्कूल ब्रुकफील्ड स्कूल का मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। जो पहले मैंने आप लोगों को इस स्कूल के बारे में बताया कि ये एक बोर्डिंग स्कूल था। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को यहाँ मुकम्मल आप लोगों को इसका जो है वो एक तारुफ जो है वो कराया जाएगा इस चैप्टर में। ये मुकम्मल यानी ये पूरा जो आप लोगों का चैप्टर है ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन है ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल। सबसे पहली बात ये है कि ब्रुकफील्ड एक ग्रामर स्कूल के तौर पर स्टार्ट हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता इसने तरक्की की और फिर ये एक बोर्डिंग स्कूल बन गया। और दूसरी चीज़ जो इसमें बताई जाएगी कि देखें है तो ये एक मतलब ख़याली तसव्वुराती स्कूल है, यानी ये एक्चुअल या रियलिटी में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता बरतानिया में या ब्रिटेन में। लेकिन बहरहाल इसको असल स्कूल बनाकर हमारे सामने नॉवल में पेश किया गया है और इसलिए इसका कंपैरिजन वहाँ के जो टॉप मोस्ट स्कूल्स हैं उनसे किया गया है। वो स्कूल जिनसे इसका मुकाबला किया गया है वो वाकई वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसको मतलब तसव्वुराती स्कूल को हकीकत देने के लिए नॉवल में इनका कंपैरिजन उन हाई स्टेटस के स्कूल्स के साथ किया गया है। जैसे हैरो और एटन का हवाला वो देंगे, वो वहाँ के टॉप मोस्ट जो हैं कैटेगरी या स्टैंडर्ड्स के स्कूल हैं। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो है वो ये इसमें बताई जाएगी कि ब्रुकफील्ड एक इदारा था, एक इंस्टीट्यूट था और एक स्कूल था और इसने कई अप्स एंड डाउन देखे। यानी कहने का मतलब है कि एक स्कूल बन जाता है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो उसकी अगर शोहरत बढ़ती है तो फिर उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन लेते हैं। जब तादाद बढ़ती है तो ज़ाहिर है ये महसूस होता है कि ये स्कूल जो है वो उरूज की तरफ जा रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर कोई टाइम ऐसा भी होता है कि स्कूल्स में कभी टीचर्स अच्छे नहीं होते, कभी हेड मास्टर अच्छा नहीं होता, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि स्कूल की तादाद घटने लग जाती है। तो जब स्कूल की तादाद घटती है तो कहते हैं कि अब ये स्कूल उस उरूज पर नहीं रहा बल्कि ये डाउन होता जा रहा है। तो इसी तरीके से ब्रुकफील्ड ने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। ये तीसरी चीज़ इसमें इसकी बिल्डिंग के बारे में बताया जाएगा। मिसाल के तौर पर अपनी कॉलेज की बिल्डिंग है, हम अगर कोई कहे कि आपकी कॉलेज की बिल्डिंग कैसी है तो आप कहेंगे एक बहुत बड़ी चार दीवारी है। स्कूल में के चारों तरफ जो है वो ग्राउंड्स हैं, दरमियान में हमारा मेन बिल्डिंग है, उसके आगे सहन है, हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है, हमारा जो बैक साइड कैसा है, यानी आप बताएंगे ना तो बिल्कुल इसी तरीके से इस स्कूल की इमारत के बारे में भी आपको डिटेल से बताया गया है। और चौथी चीज़ जो इसमें आप लोगों को जिसका हवाला होगा वो अभी भी वहाँ पर कायम है, वो ये कि ब्रिटेन, यूके या बरतानिया, ये तीनों एक ही मुल्क के नाम हैं, ठीक है। उर्दू में बरतानिया कहते हैं, इंग्लिश में ब्रिटेन भी कहते हैं, द ग्रेट ब्रिटेन भी इसका नाम है और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम भी इसको कहा जाता है। तो वहाँ पर हमेशा से बादशाहत रही है, मुख्तलिफ एम्परर और मुख्तलिफ क्वीन या किंग जो इस पर हुक्मरानी करने वाले कहलाते रहे हैं। और इवन भी आपको पता है अभी भी वहाँ चाहे अब उस तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं रही बादशाहत, लेकिन अभी भी वहाँ पर अलामती बादशाहत मौजूद है और इस टाइम उनकी जो क्वीन है वो क्वीन एलिज़ाबेथ कहलाती है, ठीक है। तो इसमें यह भी बताया जाएगा कि किस बादशाह के दौर में ये बना, किस बादशाह के दौर में इसको रूज हासिल हुआ, किस बादशाह के दौर में इसमें एक्सटेंशन हुई, इसको ज़वाल हुआ, ये सारी चीज़ें यानी आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता रही थी। अब आगे आप देखें कि सबसे पहले सिनोनिम से हम स्टार्ट करते हैं। रैम्पार्ट का मतलब है बंद नहीं बनता जो हम बंद बनाते हैं, मिट्टी का बना हुआ बंद या फिर हिफाजती हिसार। तो एम्बैंकमेंट, अर्थवर्क, पैरापेट, एंटीक, बायगॉन, अर्ली, ओल्ड या प्राइमेवल। नेक्स्ट सॉरी ये मैं एम्बैंकमेंट, अर्थवर्क और पैरापेट है और अगला वर्ड ये है एनिशिएंट मीन बहुत पुराना या कदीम,
एंटीक, बायगॉन, अर्ली, ओल्ड या प्राइमल। नेक्स्ट वर्ड इज़ एल्म्स। एल्म्स बोलते हैं स्नोबर के दरख्त को। स्नोबर के दरख्त बहुत ऊंचे होते हैं, ये 100 फुट के करीब तकरीबन बड़ा होता है। नेम ऑफ अ ट्री दैट ग्रोज 100 फुट हाई, रेडिश ब्राउन कलर। सॉरी, आगे है रसेट। रसेट का मतलब है रेडिश ब्राउन कलर, सुर्खी माइल, भूरा रंग। मेंटल, मेंटल कहते हैं चूगा। चूगा यानी ऊपर वाला, यानी जो लिबास होता है एक चूगा नुमा या जैसे गाउन नुमा या मुकम्मल मलबूस जिसको बोलते हैं, उसके लिए मेंटल, ये इसका मतलब है क्लॉक, शॉल, कवरिंग, कवर या ब्लैंकेट। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रीपर। क्रीपर कहते हैं, क्रीपर भी एक पौधे का नाम है। ट्रेलिंग, प्लांट, ट्रेलर, क्लाइंबिंग ट्री। इसके अलावा यानी जो बार टाइप होता है, जो पूरे मतलब इसको दीवारों को और इसको मुकम्मल तौर पे कवर कर लेता है, उसको क्रीपर्स बोलते हैं। क्वाड्रो एंगल्स कहते हैं मुरब्बा शिकल का या चकोर शिकल का। अ फिगर हैविंग 4 एंगल्स देयरफॉर 4 साइड्स, यानी कोई ऐसी इमारत जिसके 4 कोने हों या 4 साइड्स हों, 4 कोनों से वो 4 जाविये बनाती हो। जैसे कि हमारे कॉलेज की मेन बिल्डिंग है वो चकोर है, तो इसलिए उसको क्वाड्रो एंगल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एकड़। एकड़, एक एकड़ ज़मीन का एक रकबा है। डिपेंडेंट कहते हैं वाबस्ता होना, किसी पर इन्हिसार करना। कॉन्टिजेंट, सब्जेक्ट टू या ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट वर्ड इज़ फैन। फैन कहते हैं दलदल या दलदली, लो लैंड कवर्ड विद शैलो वाटर, यानी नशेबी इलाका जिसमें पानी और कीचड़ मिक्स हो, उसको फैन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन इदारा या बुनियाद, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी होता है, यहाँ से मुराद स्कूल भी कह सकते हैं है। रेन, रेन कहते हैं दौरे हुकूमत को, रूल, कमांड, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिवाइंडल। डिवाइंडल मीन जवाल पजीर होना, डिक्लाइन, फेल, सिंक, डिटोरियरेट या फिर डिके। नेक्स्ट वर्ड है नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब है नापैद हो जाना। नॉन बीइंग विच हैज़ नो एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड इज़ इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस मीन मशहूर व मारूफ, रिनाउंड, फेमस, फेम्ड, वेल नोन, डिस्टिंग्विश्ड, नोबल, ग्लोरियस एंड एक्सॉल्टेड। और स्ट्रक्चर कहते हैं ए मेन बिल्डिंग या इमारत को। जी आगे अभी है इसमें स्ट्रक्चर इमारत या बिल्डिंग हो गया। आगे है नेपोलियनिक। नेपोलियन से निकला है नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत अहम एक लीडर गुजरा है ब्रिटेन में। नेपोलियनिक कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट 19वीं सदी के आगाज़ में फ्रांस का शहंशाह बना। उसने 10 साल के मुख्तसर अरसे में एक यानी काफ़ी इलाकों को फ़तह किया, और फ़तह करने के बाद 1815 में उसने वाटरलो नामी एक गांव था, एक विलेज था, वहाँ उसने शिकस्त खाई और वहाँ उसको अरेस्ट किया गया। तो नेपोलियनिक वार्स वो वार है जिसमें नेपोलियन ने शिरकत की, जंगें जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद शिरकत की हो और फतेह हासिल की हो, या इनमें फिर जैसे वो कहते हैं कि वाटरलो में फिर वो गिरफ्तार हुआ। मिड विक्टोरियन कहते हैं कि विक्टोरियन दौर का आगाज़, या जो जिसमें मलका विक्टोरिया उस टाइम हुकूमत करती थी, उसकी मतलब बादशाहत थी मलका विक्टोरिया की, इसलिए उसको विक्टोरियन दौर कहा जाता है। और इस दौर में बरतानिया बहुत उरूज पर था, और इसका दौरे हुकूमत 1870 के लगभग के साल बनते हैं। डिक्लाइन कहते हैं ज़वाल पजीर होना, डिटोरियोरेशन, डिटोरियोरेट, डीजनरेट, डिके या फॉल। नेक्स्ट वर्ड है वो है रेप्यूट, शोहरत या इम्तियाज़, गुड नेम, फेम या रिनाउन। अक्रॉस द रोड बिहाइंड अब यहाँ से यूँ समझ लें कि सड़क के इस पार तो है चिप्स, तो सड़क के उस पार हम शुरू कर रहे हैं आपको बताना कि ब्रुकफील्ड की इमारत। सबसे पहले सड़क पार करके दरख्तों की एक पूरी बाड़ होती है, पूरी बाड़ यानी पूरी इमारत के सामने पूरी दरख्तों की एक बाड़ आ जाती है। अक्रॉस द रोड अबूर करके बिहाइंड द रैम्पार्ट बताया ना पीछे, फसील, एम्बैंकमेंट या फेंस ऑफ एनिशियंट एल्म ट्री, यानी
एल्म के दरख्त, एल्म नामी एक दरख्तों की एक पूरी फसील के पीछे ले ब्रुकफील्ड स्कूल वाक़या था। रसिट अंडर इट्स ऑटम मेंटल, यानी ऑटम मेंटल में या ऑटम के पौधों से ढका हुआ ये इस पर मुख्तलिफ क्रीपर्स या बेलें चढ़ी हुई थी और अपनी असल बिल्डिंग में ये रसिट कलर का था, यानी सुर्खी माइल, यानी इसमें जो ईंट इस्तेमाल हुई थी, जो कलर इस्तेमाल हुआ था इसकी मेन बिल्डिंग में, वो सुर्खी माइल ब्राउन कलर का था। और ये सारा का सारा क्रीपर्स या बार्ड्स बेलों से, दरख्तों की बेलों से ढका हुआ था, उस पर गिलाफ चढ़ा हुआ था इन बेलों का। अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग्स, अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग का मतलब ये है कि 18वीं सदी में जिस तरह की इमारतें बना करती थी उस तरह का आर्किटेक्चर था उस ब्रुकफील्ड की इमारत का। तो 18वीं सदी की इमारतों पर ये मुश्तमिल कई सारी यानी इमारतों का ये मजमुआ था। दैट वाज सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड्रो एंगल, जो एक चकोर सहन के ऊपर ये इमारत वाक़या थी। एंड देयर वर एन एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स, और इसके इस स्कूल के अंदर कई एकड़ों पर मुश्तमिल खेल के मैदान थे, बियॉन्ड यानी दूर दूर तक जो फैले हुए थे। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज, असल ये इलाका जो था इस स्कूल की वजह से मशहूर था, इसी स्कूल से रिलेटेड एक छोटा सा गांव भी था। एंड द ओपन फैन, और इसके अलावा वहाँ पर जो है वो खुला दलदली लैंड कहते हैं, फैन लैंड यानी दलदली इलाका था। ये गांव और देहात का इलाका था। ब्रुकफील्ड एज वेदरबाई हैड सेड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन, बकौल वेदरबाई के, यानी जो वो हेडमास्टर जिससे सबसे पहले चिप्स की मुलाकात हुई थी, उसने बताया था चिप्स को कि ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन, कि ब्रुकफील्ड एक पुराना इदारा है, फाउंडेशन मीन इदारा या इमारत, एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ एलिज़ाबेथ, ये मलका एलिज़ाबेथ के दौर में, यानी जो पहली मलका एलिज़ाबेथ थी जिसका दौर 1558 से लेके 1603 के दरमियान है, उस मलका एलिज़ाबेथ के दौर में एज अ ग्रामर स्कूल के तौर पर इसका आगाज़ हुआ था, यानी ये 15वीं और 16वीं सदी कहलाता है। इसमें एक ग्रामर स्कूल के तौर पर ये बना था। इट माइट विद बेटर लक, अपनी ज़रा बेहतर किस्मत की वजह से हैव बिकम एज फेमस एज हैरो, ये हैरो जितना ही कामयाब रहा। अब हैरो वहाँ का रियल में एक स्कूल है जो वाकई बहुत ही मशहूर और मारूफ किस्म का स्कूल है। तो वो कहते हैं कि शुरू में ये अच्छा स्कूल था, तो ये हैरो जितना ही मशहूर हुआ। इट्स लक हाउएवर हैड बीन नॉट सो गुड, लेकिन फिर उसके बाद इसकी किस्मत इतनी बराबर साबित नहीं हुई। एंड द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, तो स्कूल ने बहुत दफ़ा तरक्की भी की एंड डाउन, और उसने निशेब भी देखे या तनज़ली भी देखी। डिवाइनिंग या डिविनिंग का मतलब है बाज़ वक़्त वो इतना यानी डाउन हो जाता था कि वो डिवाइनिंग आलमोस्ट टू द नॉन एग्जिस्टेंस, के उसके वजूद ही ख़तरे में पड़ जाता था एट वन टाइम, यानी कभी बहुत तरक्की मिल जाती थी, कभी इतना सवाल होता था कि ऐसा लगता था जैसे स्कूल ही ख़त्म हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा एट वन टाइम बिकमिंग आलमोस्ट इलस्ट्रियस, और कभी ऐसा होता कि एकदम से इलस्ट्रियस हो जाता। इलस्ट्रियस का मतलब है शानदार, कामयाब, मशहूर हो जाता। एट अनदर, यानी एक टाइम बिल्कुल अदम वजूद के हद तक इस पर सवाल आ जाता, और बाज़ वक़्त इतनी शोहरत होती कि ऐसा लगता कि ये हैरो के बराबर आ गया है। इट वाज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड, और वो कहते हैं कि यही यानी अरूज के ही दौर में से एक दौर की बात है। इन द रेन ऑफ द फर्स्ट जॉर्ज, जब यहाँ पर जॉर्ज अव्वल की हुकूमत थी, दौर हुकूमत था या बादशाहत थी, दैट द मेन स्ट्रक्चर हैड बीन रिबिल्ड, कि जब इसके जो मेन स्ट्रक्चर या दरमियान वाली असल बिल्डिंग थी उसको रिबिल्ड किया गया, यानी दोबारा से तामीर किया गया। एंड लार्ज एडिशंस मेड, और मेन बिल्डिंग को यानी दोबारा से यानी तामीर किया गया, और उसमें और बहुत सारी इमारतों का इजाफा किया गया। लेटर आफ्टर द नेपोलियनिक वार्स, फिर बाद में जब नेपोलियन की जंगें ख़त्म हुई, एंड अंटिल मिड विक्टोरियन डेज, और उससे काफ़ी आगे यानी विक्टोरियन जो दौर गुजर रहा था, मलका विक्टोरिया का दौर, उसके दरमियान तक द स्कूल
डिक्लाइन, स्कूल फिर से जवाल पजीर हुआ। एंड बोथ इन नंबर्स एंड रिप्यूट, यानी स्टूडेंट की तादाद के लिहाज से भी ये जवाल पजीर हुआ, एंड रेप्यूट और अपनी शोहरत के लिहाज से भी ये जवाल पजीर हुआ। यानी आप मुख्तसरन ये कि क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में यानी 15वीं से 16वीं सदी के दरमियान ये तामीर हुआ। उसके बाद ये हैरो जितना मशहूर हुआ, फिर इसकी कभी तरक्की हो जाती और कभी तनज़ली हो जाती। फिर ये ज़्यादा मशहूर हुआ था किसके दौर में, जो है वो जॉर्ज अव्वल के दौर में। ज़्यादा मशहूर होने की वजह से इसकी मेन बिल्डिंग को दोबारा से तामीर किया गया, इसमें बहुत सारी और इमारतों का इजाफा किया गया। फिर बाद में मज़ीद तरक्की और तनज़ली देखते देखते ख़ास तौर पर क्वीन विक्टोरिया के दौर के मिड तक ये काफ़ी यानी ज़वाल पजीर हुआ। इसकी शोहरत और इसके स्टूडेंट्स की तादाद दोनों में ही कमी हुई। आगे आप देखें इसके सिनोनिम्स, रिस्टोर मीन बहाल होना, रिपेयर, रिकवर, गेट अगेन, फॉर्च्यून किस्मत, मुकद्दर, स्टेट ऑफ अफेयर्स, कंडीशंस, पोजीशन या स्टेटस। नेक्स्ट वर्ड है वो है सब्सीक्वेंट, बाद में, फॉलोइंग एंड इंश्योरिंग, सक्सीडिंग, लेटर या फ्यूचर। फ्रंट रैंक कहते हैं मकाम और मर्तबा, अव्वल मकाम और मर्तबा वाला, सुपरलेटिव, सुपर, फर्स्ट रेट या फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट है वो है स्टेटस, स्टेटस मीन मयार, मकाम या मर्तबा। इसके सिनोनिम्स हैं रैंक, लेवल, ग्रेड, डिग्री या पोजीशन। नेक्स्ट वर्ड आप देखें इसका है वो है नेवरथलेस, नेवरथलेस का मतलब होता है ताहम, अलबत्ता या फिर भी। इसके सिनोनिम्स हैं नॉनदलेस, हाउएवर, स्टिल, येट या दो। नेक्स्ट वर्ड वो है रैंक, रैंक कहते हैं मकाम या मेयार को, ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लें। ग्रेड, पोजीशन, ग्रेडेशन या मार्क। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है जी नोटेबल, नोटेबल मीन नुमाया, मुमताज़ या मशहूर होने वाला। नोटेड, एमिनेंट, वेल नोन, प्रोमिनेंट, फेमस, फेम्ड या रिनाउंड। नेक्स्ट वर्ड वो है देखिएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कानून साज असम्बली को बोलते हैं। लेजिस्लेटिव असम्बली या जहाँ जिसको सेनेट भी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है वो नेशनल असम्बली है और सेनेट है, ये दोनों पार्लियामेंट हाउसेस हैं। बिल्कुल इसी तरह वहाँ ब्रिटेन में भी लेजिस्लेटिव असम्बली है और सेनेट है जो कि पार्लियामेंट कहलाते हैं। कॉलोनियल कहते हैं, कॉलोनियल में आप लोगों को बहुत डिटेल से बात बता चुकी हूँ। कॉलोनी वो होती है जिस पर किसी मुल्क पर कोई और हुकूमत आके हुक्मरानी करके उसको अपने ज़ेर नगी कर ले तो वो उसका इस्तेमारी बन जाता है, यानी ऑफ और पर्टेनिंग टू आ कॉलोनी। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर्स, मुंतजिम, मैनेजर, डायरेक्टर, एग्जेक्टिव, हेड या चीफ। नेक्स्ट वर्ड वो है पेयर, पेयर कहते हैं बड़े नाम वाला आदमी। नोटेबल, नोबल मैन, एरिस्टोक्रेट, लॉर्ड। अगला वर्ड वो है, अच्छा इसके अलावा वो कहते हैं पेयर, क्योंकि बरतानिया में जागीरदाराना निज़ाम है तो जागीरदार जो होते हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर भी होते हैं और उनको पेयर कहा जाता है। इसके अलावा होते हैं बार्नेट भी, वो भी नवाब टाइप ही होते हैं, पेयर भी नवाब टाइप ही होते हैं। बिशप बड़ा पादरी होता है, बड़े से, यानी एक होती है प्रीस्ट, वो छोटे पादरी होती हैं, छोटे दर्जे की, उससे जो बड़े लेवल के पादरी होते हैं वो बिशप कहलाते हैं, बड़ा पादरी। अ प्रीस्ट ऑफ हाई रैंक, समझ आ गई ना, बड़े ऊंचे रैंक वाला कोई प्रीस्ट। टर्न आउट कहते हैं पैदा करना, ब्रिंग आउट, प्रोड्यूस या मेक। मर्चेंट ताजिर होता है, ट्रेडर, ट्रैफिकर, ब्रोकर या सेलर। नेक्स्ट वर्ड है वो है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कहते हैं सनतकार, यानी जिसने कोई सनत लगाई हुई हो और वहाँ वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाता हो वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। इसके सिनोनिम्स हैं मेकर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर या इंडस्ट्रियलिस्ट। जी नेक्स्ट वर्ड है वो है स्प्रिंकलिंग, कहीं कहीं या कम कम, अ फ्यू या नॉट मच। अस्क्वायर बोलते हैं जागीरदार को। लैंड ऑनर, लैंड होल्डर, कंट्री, जेंटलमैन। नेक्स्ट वर्ड वो है पार्सन, पार्सन पादरी को बोलते हैं। प्रीस्ट, क्लर्जीमैन, चर्चमैन या प्रीचर। नेक्स्ट वर्ड वो है स्नबिश, स्नबिश कहते हैं मगरूर, बड़बोले को। एरोगेंट, प्राउड या कंसीटेड। नेक्स्ट वर्ड वो है कन्फेस, कन्फेस एतराफ़ करना। एडमिट, कंसीड, ओन, डिक्लेयर, एफर्म। जी वेदर बाय हु केम इन 1840, यहाँ पर वेदर बाय ने जब यहाँ का हेडमास्टर बना तो वो था 1840 का साल, ठीक है। रेस्टोर्ड इट्स फॉर्च्यून समवट, उसने कुछ हद तक, जैसे ये तनज़ली का शिकार था और ये वही विक्टोरियन दौरे हुकूमत
का विक्टोरिया के दौरे हुकूमत था, जब ये वेदरबाई आया कुछ हद तक उसने इसकी इज़्ज़त को बहाल किया, इसका मर्तबे को मकाम को दोबारा से बहाल किया, बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री नेवर रेज टू दी फ्रंट स्टेटस। लेकिन वो कहती हैं जिस तरह माजी में वो सफ़े अमल का एक स्कूल बन चुका था, उसके बाद कभी वो इस तरह उस स्टेटस का स्कूल ये ना बन पाया। इट वॉज नेवरथलेस अ गुड स्कूल ऑफ सेकेंड रैंक, लेकिन ताहम ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा बेहतर स्कूल था। सेवरल नोटेबल फैमिलीज सपोर्टेड इट, बहुत सारी नुमायाँ और अमीर किस्म के ख़ानदान इसको सपोर्ट करते थे। यानी उस टाइम जो स्कूल्स होते थे वो लोगों की पर्सनल सपोर्ट से चला करते थे, लोग चंदे देते थे, डोनेशंस देते थे और इस तरीके से स्कूल चलते थे। इट इज़ सप्लाइड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पढ़कर जो निकलने वाले बच्चे हैं वो किस किस शोबे में नाम पैदा करते थे। तो ये है इट्स सप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ द हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज के इस स्कूल से बहुत सारे ऐसे नमूने या स्टूडेंट्स निकले जो अपने दौर के तारीख साज शख्सियात भी बने। तो उनमें कौन थे? कुछ जजेस थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कानून साज असम्बली के मेंबर भी बने, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी बरतानिया आपको पता है कि किसी की कॉलोनी नहीं था बल्कि दूसरों मुल्कों को अपनी कॉलोनी बनाता था और यहाँ से वो अपने नुमाइंदे भेजता था जो उन कॉलोनी में जाके हुक्मरानी करते थे, जो कि बरतानिया के नुमाइंदे होते थे और इन लोगों को कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स कहा जाता था। यानी ये जाके अपनी उस कॉलोनी का नज़्म व ज़ब्त या इंतज़ाम संभालते थे और इनको कॉलोनी का नाज़िम या नाज़मीन कहा जाता था। फ्यू पेयर्स, कुछ नवाब और बिशप और बड़े पादरी, यानी हाई स्टेटस रैंक के लोगों में इस स्कूल से जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, फ्यू पेयर्स और बिशप्स पैदा हुए मोस्टली। लेकिन ज़्यादातर यहाँ से जो लोग पढ़ के निकले तो वो किन शोबों से वाबस्ता हुए? तो वो है कि मोस्टली हाउएवर इट टर्न्ड आउट, यानी ज़्यादातर इस स्कूल ने जिस शोबे के लोग पैदा किए वो थे मर्चेंट्स यानी ताजिर, मैन्युफैक्चरर्स यानी सनतकार, प्रोफेशनल्स यानी पेशेवर लोग, प्रोफेशनल मैन यानी पेशेवर लोग, विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ अ कंट्री स्क्वायर, इनमें कुछ थोड़ी बहुत तादाद कंट्री स्क्वायर्स की थी यानी देहाती इलाकों के ज़मींदार भी थे। पार्सन्स यानी ये भी प्रीस्ट होते हैं, ज़रा कम दर्जे के जो पादरी होते हैं। इट वॉज द सॉर्ट ऑफ स्कूल विच वैन मैंशन would sometime make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it। यानी ये एक ऐसे दर्जे का स्कूल बन चुका था कि जो ज़रा खुद पसंद मगरूर किस्म के लोग होते थे, जब उनके सामने इस स्कूल का जिक्र होता था तो ज़रा वो बड़े यानी स्टाइल से कहते थे, हाँ अच्छा ब्रूकफील्ड, हमने इसका नाम सुना तो है। यानी अमीर लोग भी इसका जिक्र करना पसंद करते थे या इसका जिक्र सुन के इस बात का इतराफ़ करते थे कि ये अच्छा स्कूल है और हमने इसका नाम सुना हुआ है। But if it had not been this sort of school, it would probably not have taken chips। लेकिन एक और बात वो कहते हैं, अगर ये हाई दर्जे का स्कूल होता हैरो की तरह या एटन की तरह या कैम्ब्रिज की तरह बड़े यूनिवर्सिटी स्कूल्स की तरह, तो ये चिप्स को कभी भी एज अ मास्टर नौकरी ना देता। क्यों? इसकी वजह थी। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, यानी ब्रुकफील्ड के स्टेटस का और साथ में स्टेटस ऑफ चिप्स। देखें हर दौर में जो स्टेटस के लोग हैं उनको प्रायोरिटी हासिल रही है, बढ़तरी हासिल रही है। जो बड़ी फैमिलीज़ के लोग थे हमेशा वो बड़े शोबों में जाते हैं। चिप्स बेसिकली एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी डिग्री भी मीडियोकर किस्म की थी, जो भी मैं डिटेल बताने भी लगी हूँ। तो अगर इस तरह मीडियोकर डिग्री वाला, मीडियोकर पर्सनैलिटी और मीडियोकर फैमिली बैकग्राउंड वाला शख्स किसी बड़े स्कूल में जाता तो कभी भी उसको वो कहते हैं जॉब ना मिलती। ये एक चूँकि ब्रुकफील्ड एक दरमियाने दर्जे का स्कूल था तो इसलिए चिप्स को यहाँ आराम से नौकरी भी मिल गई। अगर ये हाई दर्जे का स्कूल होता तो कभी यहाँ पर चिप्स को नौकरी ना मिलती। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। बट इफ़ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, लेकिन अगर वो कहते हैं इस तरह ये दरमियाने दर्जे का स्कूल ना होता, सेकेंड रैंक स्कूल ना होता, इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स, कभी ये चिप्स को ना लेता। फॉर क्योंकि चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस वाज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल
but not more brilliant than Brookfield itself कि चिप्स कई लिहाज से अपने समाजी और तालीमी मर्तबे में सिर्फ काबिल इज़्ज़त था, एक्सेप्टेबल कह सकते, रिस्पेक्टेबल कह सकते, यानी वो लेकिन बहुत ब्रिलियंट, शानदार, ज़हीन तरीन शख्स नहीं था। तो इसलिए देन ब्रुकफील्ड इटसेल्फ, यानी अगर इसका खुद ब्रुकफील्ड से भी मुकाबला किया जाता तो ये यानी बस उसी तरह दरमियाने दर्जे का ही एक शख्स था। आगे आप देखें जी, सिनोनिम सॉर्ट कहती है किस्म, ब्रांड, कैटेगरी, ग्रुप, काइंड या स्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोबेबली मीन शायद, परहैप्स, परचांस, मे बी या प्रेजेंबली। नेक्स्ट वर्ड वो है सोशल मीन माशरती, जनरल, कॉमन या पब्लिक। नेक्स्ट वर्ड वो है एकेडमिक मीन तालीमी, बुकिश, स्कॉलरली या एजुकेशनल। नेक्स्ट है वो है सेंस मीन मफहूम, डेफिनेशन, मीनिंग, पर्पस या सब्सटेंस। रिस्पेक्टेबल मीन मुअज़्ज़ज़, एडमायरेबल, डिसेंट, अपराइट या फिर वर्दी। नेक्स्ट वर्ड वो है ब्रिलियंट मीन ज़हीन, ब्राइट, रेडियंट, एमिनेंट, एक्सपर्ट या इंटेलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड वो है रियलाइज एहसास होना, एहसास करना। एप्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड, कंसीव या इमेजिन। नेक्स्ट वर्ड वो है बोस्टफुल, यानी शीशियाँ मारने वाला या मगरूर शख्स। सेल्फ लविंग, सेल्फ एडमायरिंग, प्राउड, हॉटी, एरोगेंट और वेन। नेक्स्ट वर्ड इज जी एम्बिशियस मीन ख्वाहिशमंद, ईगर, इंथुजियास्टिक, डिज़ायरस ऑफ। नेक्स्ट वर्ड वो है एवेंचुअली, बिल आखिर या आखिरकार, इन द एंड, अल्टीमेटली, फाइनली, समटाइम। अगला वर्ड देखें वो है ट्रायल मीन मुसीबत। सिनोनिम्स हैं अफ्लिक्शन, एडवर्सिटी, हार्डशिप, ऑर्डील, पेन, सफरिंग, डिस्ट्रेस, मिजरी। नेक्स्ट वर्ड वो है इनएडिक्वेसी यानी नाअहली, इनकॉम्पिटेंस, इनकैपेबिलिटी, अनफिटनेस या इनएफिशिएंसी। नेक्स्ट वर्ड है क्वालिफिकेशन, अहलियत या तालीम, सर्टिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, फिटनेस या एबिलिटी। पर्टिकुलरली मीन खासकर, स्पेशली, इन पार्टिकुलर। नेक्स्ट है इम्प्रूव, बेहतर होना, बेटर, करेक्ट, पॉलिश, अपग्रेड या डेवलप। नेक्स्ट वर्ड वो है एब्सोल्युटली, मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली, इंटायरली, फुली, परफेक्टली, प्योरली या होली। नेक्स्ट वर्ड वो है रिलायबल, काबिल एतमाद, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी या रिप्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड वो है कंडीशंस यानी हालात, सिचुएशन या फिर सर्कमस्टांसेस। जी, इट हैज़ टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस। चिप्स बहुत से नौजवान लोगों की तरह बहुत ज़्यादा यानी जब तक उसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन नहीं किया था तब तक वो अपने आप को बहुत कुछ समझता था, बड़ी चीज़ समझता था। बाद में अपनी इस कमी का एहसास जो उसकी पर्सनालिटी में थी, यानी जैसे मीडियोकर डिग्री होना या मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करना, तो ये कमियों का एहसास उसको बाद में हुआ। इट हैड टेकन हिम सम टाइम, यानी उसको कुछ वक्त लगा टू रियलाइज दिस, इस चीज़ को समझने में। एट द बिगिनिंग यानी इब्तदा से, नॉट दैट ही वाज बोस्टफुल और कंसीटेड, ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत ज़्यादा मगरूर या शेखीबाज शख्स था, बट ही हैड बीन इन हिज अर्ली 20s एज एम्बिशियस एज मोस्ट अदर यंग मैन एट सच एन एज। लेकिन एटलीस्ट वो अपने हमउम्र लोगों की तरह जब वो अपने अर्ली 20s में था, यानी ये 20s उम्र कहलाती है 20 से 30 साल के दरमियान, तो वो अपने हमउम्र लड़कों की तरह काफ़ी एम्बिशियस था, यानी वो चाहता था कि बहुत कुछ वो हासिल कर सके। हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली, उसका ड्रीम ये था, उसकी ख्वाब था कि कम से कम वो किसी स्कूल का हेड वो कम से कम ज़रूर बने, और एट एनी रेट यानी बिलाखिर बने या ज़रूर बने, और एट एनी रेट सीनियर मास्टरशिप इन आ रियली फर्स्ट क्लास स्कूल या किसी बेहतरीन दर्जे के स्कूल में एटलीस्ट वो सीनियर मास्टर तो ज़रूर बने। It was only gradually that after repeated trials and failures, लेकिन बाद में मुसलसल होने वाली नाकामियों और मुसीबतों के बाद उसने ये रियलाइज़ किया that he realized the inadequacy of his qualification, कि उसकी जो अहलियत है उसमें वो उसके इस मकसद के लिए नाकाफ़ी है। हिज डिग्री फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस उसकी जो डिग्री थी वॉज नॉट पार्टिकुलर गुड, वो ख़ास तौर पर कोई आला किस्म की डिग्री नहीं थी। एंड द डिसिप्लिन
और एंड इस डिसिप्लिन और उसका जो नज़्म ज़ब्त था दो गुड एनफ, अगरचे अब अच्छा हो चुका था, एंड इम्प्रूविंग और मज़ीद बेहतर भी हो रहा था, वॉज नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल, लेकिन ये भी कोई एब्सोल्युटली कहते हैं मुकम्मल, कम्प्लीटली, यानी कोई रिलायबल नहीं था, यानी काबिल भरोसा नहीं था। अंडर ऑल कंडीशन, यानी हर तरह के हालात में उसका जो डिसिप्लिन है वो काबिल भरोसा नहीं था, यानी कभी कभार वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने में नाकाम भी हो जाता था, अगरचे वो इम्प्रूव कर रहा था। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स, उसके कोई प्राइवेट मीन्स नहीं थे, यानी कोई निजी या ज़ाती वसाइल नहीं थे, एंड नो फैमिली कनेक्शन, ना ही उसका ताल्लुक़ किसी आला दर्जे की फैमिली से था, ना आला दर्जे की फैमिलीज़ के साथ उसके कोई इतने ताल्लुकात थे ऑफ एनी इम्पॉर्टेंस, किसी ख़ास अहमियत वाले। तो ये कमी थी जो उसके अंदर थी। डिकेड पहले भी बता चुकी हूँ, 10 साल के अरसे को डिकेड बोलते हैं, एक दहाई या पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। उसके बाद है रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना, रियलाइज, सी, अंडरस्टैंड या एक्नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड वो है ऑड्स मीन फर्क, डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी या डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट वर्ड वो है नीच कहते हैं गहराई या अंदरूनी, कैविटी, हॉलो या रिसेस। नेक्स्ट वर्ड वो है डायन मीन सरबराह को बोलते हैं, लीडर, चीफ, सुपरवाइज़र, सीनियर मोस्ट। नेक्स्ट वर्ड वो है अफेक्ट असरअंदाज होना, ऑल्टर, चेंज, कंसर्न, इन्फ्लुएंस या इन्वॉल्व। नेक्स्ट वर्ड वो है डिसेंट मीन शानदार, अप्रोप्रिएट, फिटिंग, रीज़नेबल या प्रॉपर। नेक्स्ट वर्ड वो है डिसेंटली मीन शान और शौकत के साथ, डेलिकेटली, अप्रोप्रिएटली या रीज़नेबली। नेक्स्ट वर्ड वो है क्लोज मीन बंद हो जाना, ख़त्म हो जाना, एंडेड, स्टॉप्ड या फिर कंप्लीटेड। नेक्स्ट वर्ड वो है थ्री चीयर्स कहते हैं किसी को की तारीफ़ करने के लिए, किसी को बकअप करने के लिए, इनकरेज करने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए जो तालियां बजाई जाती हैं उनको थ्री चीयर्स कहते हैं। सक्सेसिव यूनाइटेड हुरास या हुरा की, यानी कहते हैं ना हुरा, किसी की तारीफ़ करने, किसी के लिए नारा लगाना, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। अप्रोरस बोलते हैं हंगामा या शोर, नॉइसी, लाउड, अनरूली या वाइल्ड। अनगेस्ट कहते हैं गैर मुतवक्का, अनएक्सपेक्टेड, अनएंटिसिपेटेड। नेक्स्ट वर्ड है वो एपिलॉग कहते हैं जो इख्तिताम होता है, इंजाम या इख्तिताम। कंक्लूजन, अपेंडिक्स या टेल पीस। नेक्स्ट वर्ड वो है इन कोड, यानी फरमाइश, अपील या मुकर्रर, अगेन, वंस मोर, रिपीट, रिप्ले। जी नेक्स्ट वर्ड वो है ट्रैजिक, अलमिया, गमनाक या अफसोसनाक, सैड, अनहैप्पी, पैथेटिक, मूविंग, पीटियस, डोलफुल, डिसमल या ग्लूमी। नेक्स्ट वर्ड वो है ऑडियंस कहते हैं सामीन या नाजरीन को, लिसनर्स, स्पेक्टेटर्स, क्राउड या कॉन्ग्रीगेशन। जी गर्ल्स, अब थोड़ा सा हम एंड पर आते हैं। अबाउट 1880 आफ्टर ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड अ डिकेड, फिर वो कहती हैं कि पहले वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, फिर जब वो ब्रुकफील्ड में पहुंचा तो उसको बहुत सारी अपनी कमी आई, अगली ज़िंदगी में ही उन चीज़ों का एहसास होता है ना कि ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था ब्रुकफील्ड में उसकी पोजीशन मजबूत होती चली जा रही थी। यही चीज़ वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे टाइम गुजरने के बाद उसकी पोजीशन मजबूत हुई, कि पहले उसने ज्वाइन करने के बाद आफ्टर अबाउट 1880, यानी आफ्टर ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड अ डिकेड, जब उसको ब्रुकफील्ड में आए 10 साल गुजर चुके थे, ही बिगेन टू रिकॉग्नाइज दैट the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere। तो उसको महसूस हुआ कि कहीं किसी और जगह जाकर या मूव करके अपने आप को बेहतर बनाने के इम्कानात उसके लिए बहुत ही कम हैं, यानी अब वो कहीं और जाके अपने आप को या अपने स्टेटस को इम्प्रूव नहीं कर सकता। बट अबाउट दैट टाइम द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग वेयर ही वाज बिगेन टू फील अ कंफर्टेबल नीच इन हिज माइंड। लेकिन लेकिन इतना अरसे से वो एक जगह जहाँ पर कि वो ठहरा हुआ था, इस वहाँ उसके इस मकाम ने उसके भरना शुरू कर दिया था एक कंफर्टेबल किस्म का, इसका जो एक उसके अंदर खला था उसको उसने भरना शुरू कर दिया था।
एट 40 ही वॉज रूटेड, सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी। जब उसकी उम्र 40 साल हुई तो उस वक्त तक वो वहाँ जड़ पकड़ चुका था, सेटल्ड हो चुका था और अब वो काफ़ी खुश भी था वहाँ पर। एट 50 जब उसकी उम्र 50 साल हुई, ही वॉज डायन ऑफ द स्टाफ, तो उस वक्त तक वो स्टाफ का एक सीनियर मेंबर बन चुका था। डायन मीन सीनियर मेंबर। एट द एज ऑफ 60 अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, जब उसका हेड एक नौजवान शख्स था तो 60 साल की उम्र में ही वॉज ब्रुकफील्ड, वो इतना मैच्योर और इतना सीनियर हो चुका था, अब वो खुद अपने अंदर एक इदारा, एक ब्रुकफील्ड बन चुका था। और द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर, बल्कि उसको एजाज़ी मेहमान के तौर पर उसको इनवाइट किया जाता था जब पुराने ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स का डिनर होता था। द कोर्ट ऑफ अपील, वो खुद अपने अंदर एक कोर्ट ऑफ अपील या अदालत आलिया बन चुका था। इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग ब्रुकफील्ड हिस्ट्री, यानी कोई भी ऐसा मामला होता जो कि ब्रुकफील्ड की तारीख पर, हिस्ट्री पर असरअंदाज होते तो उस तरह के मामलात में बाकायदा चिप्स को बुलाकर फैसला करवाया जाता था। एंड यानी जो सॉरी यहाँ पर एक लफ्ज़ मैं नहीं बोल पाई, ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री और ट्रेडिशन से मुतल्लिक होते थे, उन मामलात में वो खुद अदालत आलिया था, फैसले करता था। इन 1913 और फिर 1913 में यानी यूँ समझ लें 70 में उसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया और आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाब होते होते वो जब खुद ब्रुकफील्ड और एक कोर्ट ऑफ अपील बन चुका था तो उसके बाद 1913 में व्हेन ही टर्न 65, जब वो 65 ईयर्स का था तो ही रिटायर्ड, उसने रिटायरमेंटली वॉज प्रेजेंटेड और उसको तोहफ़तन पेश किया गया विद अ चेक, एक चेक एंड राइटिंग डेस्क, लिखने के लिए एक मेज़ एंड अ क्लॉक और एक वॉल क्लॉक, एंड वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव विद मिसेस विकेट, और वहाँ अपना ब्रुकफील्ड से वो मूव कर गया, छोड़ के वो मिसेस विकेट के घर रहने लग गया, जो कि उसी स्कूल के बिल्कुल सड़क पार अबूर करके सामने जिसका घर था। डिसेंट कैरियर डिसेंटली क्लोज्ड, एक उम्दा किस्म का कैरियर उम्दा तरीके से इस तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। 3 cheers फॉर ओल्ड चिप्स, तो नारे लगने चाहिए बूढ़े चिप्स के लिए इस एक बेहतरीन कैरियर के अख्ताम पे। दे ऑल शाउटेड, और उन सब ने उस मौके पर नारे लगाए, यानी जब वो रिटायर हुआ। एट दैट अप्रोडियस एंड टर्म डिनर, और ये मौका था जब एंड टर्म डिनर दिया जा रहा था और खूब ज़ोर शोर हुआ। चिप्स रिटायर हुआ, उसने स्पीच भी की, ये स्पीच आगे आएगी, और इसके अलावा उसके लिए खूब नारेबाजी की गई, उसके लिए तालियां बजाई गई, और इस तरीके से उसका डिसेंट कैरियर क्लोज डिसेंटली। 3 cheers इंडीड, वाकई दाद व तहसीन है चिप्स के लिए, बट देयर वाज मोर टू कम, लेकिन अभी बहुत कुछ आना है। एन अनगेस्ड एपिलॉग, एक अख्तामिया जो अनगेस्ड है, यानी जिसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जी, एंड इनकॉर्पोरेट टू आ ट्रेजिक ऑडियंस, यानी एक इनकोर या यानी एक ऐसा इजाफी इख्तितामिया जिसका एंड ऑडियंस को अफसरदा भी कर सकता है। जी, ये एक्सप्लेनेशन थी आपके सेकंड चैप्टर की। तो क्वेश्चंस आप लोग जल्दी से देख लें, इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो क्वेश्चन ये है, राइट नोट ऑन ब्रुकफील्ड स्कूल, के ब्रुकफील्ड के स्कूल पर नोट लिखें, ठीक है। ब्रुकफील्ड स्कूल वाज सराउंडेड बाय एल्म ट्रीज, इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकेंड रैंक, यानी दूसरे दर्जे का ये एक अच्छा स्कूल था। इट फेस्ड मैनी फ्लक्चुएशन, यानी इसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, फ्लक्चुएशन बोलते हैं उतार चढ़ाव को। इट्स बिल्डिंग वॉज इन लार्ज, इसकी बिल्डिंग में इजाफा किया गया, रीबिल्ड दोबारा से तामीर किया गया, मुरम्मत की गई ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज अव्वल के दौर में। और इट कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू द कंट्री, मुल्क की अच्छी खिदमत इसने अंजाम दी। इट प्रोड्यूस नंबर ऑफ रिप्यूटेड पीपल, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मशहूर लोग यहाँ से पढ़ निकले, वो काफ़ी मशहूर हुए जो पढ़ के यहाँ से निकले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मैन डिड ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो लोग यहाँ से पढ़ के निकले वो किन किन शोबाजात से वाबस्ता हुए, वो मैं पीछे बता भी चुकी हूँ। तो इसका आंसर में देखिए, ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन लाइक नाइट्स, ये KNIGHTS नाइट्स, यानी वो जो
फौज से वाबस्ता होते हैं, नाइट्स कहते हैं। बिशप्स जो बड़ा पादरी, जजेस, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिजनेसमैन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोफेशनल्स। डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं डिटेल आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्नोबिश पीपल से अबाउट ब्रुकफील्ड। स्नोबिश पीपल या जो ज़रा शौकी बाज किस्म के लोग थे वो ब्रुकफील्ड के बारे में क्या कहते थे। द स्नोबिश यानी जब स्नोबिश लोगों के सामने ब्रुकफील्ड का जिक्र होता तो कहते हैं अच्छा हमने सुना तो है स्कूल के बारे में। द स्नोबिश पीपल वुड कन्फेस दैट दे रादर थॉट दैट दे हैड हर्ड ऑफ ब्रुकफील्ड। कहते हैं हाँ, वो कहते हैं कि उनका ख्याल है कि उन्होंने ब्रुकफील्ड के बारे में सुन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ मिस्टर चिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इन सोशल एंड एकेडमिक सेंस में यानी अपनी समाजी मर्तबा और अपनी तालीमी सेंस के लिहाज से या स्टेटस के लिहाज से मिस्टर चिप्स वाज वेरी रिस्पेक्टेबल। वो बाइज्जत शख्स था, बट ही वाज नो मोर ब्रिलियंट, लेकिन वो शानदार स्टेटस का हामिल नहीं था देन ब्रुकफील्ड की निस्बत से। इफ़ ब्रुकफील्ड हैव बीन अ स्कूल ऑफ हाई रैंक इट वुड नेवर हैव टेकन चिप्स। अगर ब्रुकफील्ड कोई आला दर्जे का स्कूल होता तो ये कभी चिप्स को ना लेता। वाज चिप्स एन एम्बिशियस टीचर। क्या चिप्स एक एम्बिशियस टीचर था या व्हाट वाज मिस्टर चिप्स एम्बिशन व्हेन ही वाज इन हिज 20s। या जब वो अपनी 20s के दौर में था तो उस वक्त उसकी ख्वाहिश क्या थी, या व्हाट वाज चिप्स एम्बिशंस, या चिप्स के एम्बिशंस क्या थे जब वो नौजवान था। आंसर देखें, चिप्स वाज नॉट एन एम्बिशियस टीचर। इन द बिगिनिंग, शुरू में, ही विश टू बी द हेड ऑफ अ स्कूल। उसकी ख्वाहिश थी कि किसी अच्छे स्कूल का हेड बन सके, बट आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, लेकिन बहुत सारी नाकामियों के बाद, ही रियलाइज द अनफिटनेस ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। उसको एहसास हुआ कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है या उसकी जो काबिलियत है या उसकी जो डिग्रियां हैं वो इसके लिए प्रॉपर नहीं है। What was inadequacy of Chip's qualification for not being able to get senior mastership or headship? क्या कमी थी चिप्स में जिसकी वजह से वो सीनियर मास्टरशिप या हेडशिप हासिल नहीं कर सकता था आगाज़ में। ये आगाज़ की बात है। His degree was not good. उसकी डिग्री अच्छी नहीं थी। He was simply graduate from Cambridge. उसने सिंपल ग्रेजुएशन की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। His discipline was not good. उसका जिस्म ज़ब्त भी इतना अच्छा नहीं था। He had no private means ऑफ इनकम। उसकी कोई आमदनी के ज़ाती ज़राए भी नहीं थे। नो फैमिली कनेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंस, और अहमियत का हामिल कोई उसके ख़ानदानी ताल्लुकात भी नहीं थे। ये सारी उसके अंदर उसकी ज़ात में कमियां थीं जिसकी वजह से वो हेडशिप या मास्टरशिप हासिल नहीं कर सकता था। What was Chip's status at the age of 50? At age of 50, Chips was Dion of staff at Brookfield. Dion of staff means senior most member of the staff. ये important question है, ये काफ़ी इसमें आया हुआ है बोर्ड के इसमें। What was Chip's status at Brookfield at the age of 60? ये भी important है। At the age of 60, Chips was Brookfield himself, यानी अब वो काफ़ी अहमियत अख्तियार कर चुका था, वो Brookfield था। He was the great honor. He was a guest of honor at Old Brookfieldian dinner. He was a court of appeal in all matters affecting Brookfield history and tradition. अच्छा गर्ल्स, यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, आप जब कुछ अचीव करना चाहते हो ना तो आप एक जगह टिक के और अपने डिटर्मिनेशन के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर हम ये आदत अपना लें कि एक चीज़ में हमें नाकामी हुई है और हम कहें नहीं हम इसको छोड़ें, हम और चीज़ को ले रहे हैं, उसको छोड़ दें, फिर किसी और चीज़ को इख्तियार करने की कोशिश करें, चाहे हमारा स्टेटस है, चाहे हमारा कोई पेशा है, चाहे कोई तिजारत है, चाहे हमारे सब्जेक्ट्स भी हैं, तो हमें वो कामयाबी नहीं हासिल हो सकती। लेकिन अगर हम एक जगह एक ही सीमत में काम करने के लिए लगे रहें तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने तमाम जो आपने ख्वाब देखे हों आप हासिल कर सकते हैं। अगर चिप्स इस तरह बार बार स्कूल चेंज करता तो शायद उसको ये मकाम हासिल नहीं हुआ जिस तरह एक जगह टिके रहने से उसको एंड में ब्रुकफील्ड में हासिल हुआ था। जी अगला एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। व्हेन डिड चिप्स रिटायर एंड व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू हिम ऑन द डे ऑफ हिज रिटायरमेंट इन 1913 एट द एज ऑफ 65 he retired. He was given a check, a writing desk and a clock. He left Brookfield in the uproars of cheers, यानी तालियों की गूंज में उसने ब्रुकफील्ड छोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंड में भी आना है लेकिन ये शुरू में भी है। What was Chip's family background? Chips had no private means, no family connections of any importance. It means he belonged to a middle class. जी तो बस ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ भी आई होगी। बस आप लोगों ने पूरी तसल्ली से इसको सुनना है,
फिर अपनी बुक सामने रख के बाकायदा इसको रीड करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और जितना हो सके आप इस पर कंसंट्रेट करें। और मज़ीद कुछ क्वेश्चन अगर आपने पूछना हुआ करे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपनी गूगल क्लासरूम में मुझसे पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़।